वर्कर्स को। हमारे पास डिफरेंट जी डाटा टाइप्स हैं। कैरेक्टर डाटा टाइप्स है, उसके लिए हम एक कीवर्ड है यानी CHAR, कैरेक्टर के लिए कीवर्ड कैरेक्टर डाटा टाइप जो होती है, यानी अगर हमने प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं अब ए क्या है, हमारे पास एक कैरेक्टर है, बी क्या कैरेक्टर है, सी कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर के लिए जहाँ भी हमें कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करनी है वहाँ पे हमें ये कीवर्ड यूज करना होता है CHAR। इंटीजर आपको पता है एक डाटा टाइप है, इंटीजर्स 1 एक इंटीजर है, 2 इंटीजर है, उसके लिए जो डाटा टाइप डिफाइंड है यहाँ पे C++ के अंदर वो इंट है। इसी तरह जहाँ फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं हमारे पास वहाँ पे यानी इशारिये वाली डेसिमल पॉइंट के अंदर हमारी वैल्यू होती है तो वहाँ डाटा टाइप हम फ्लोट यूज करते हैं। इसी तरह पे डबल है, फ्लोट की रेंज जहाँ ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड होती है। फिर इसी तरह बूलियन डाटा टाइप होती है, वहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती है रिक्वायर्ड होती है, ट्रू या फॉल्स। इस तरह वाइड, अब इनकी मैंने सारी डिटेल भी दी हुई है, डिटेल आप जाके इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, आपका जो कोर्स है उसके अंदर भी होगी, पढ़ा दी होगी सर ने, या फिर आप इसको किसी भी बुक के अंदर से पढ़ भी सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डाटा टाइप्स के बारे में बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए। आप इसको डिटेल एंड डिटेल की बुक है उससे जाके स्टडी कर सकते हैं, या DS मालिक की बुक है उसमें से जाके आप स्टडी कर लें, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं। एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं जी, कि ये भी हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका आउटपुट के अंदर हमें कुछ इफेक्ट नजर आता है। जैसे \n था, लास्ट में हमने पढ़ा था ना \n, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। उसका मतलब क्या है कि वो न्यू लाइन पे ले जाता है। \n जहाँ भी हम यूज करते थे डबल कमेंट्स के अंदर, डबल कोटेशंस के अंदर हम \n यूज करते थे तो उससे क्या होता था कि वो हमारा वहाँ पे लाइन ब्रेक कर देता था, बट आउटपुट के अंदर हमें वहाँ पे कोई \n प्रिंट हुआ नजर नहीं आता था। तो इसी तरह इन सबको कहते हैं हम एस्केप सीक्वेंसेस। ये आप सारा ऊपर से डिटेल पढ़ भी लें कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं। तो इसी तरह बहुत सारे हमने ये लास्ट में पढ़ा था, और भी एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं जैसे कि \b है, ये बैकस्पेस के लिए यूज होता है, कैरेज रिटर्न होता है, \t होता है। ये सारे आपने इनको जाके स्टडी खुद करना होगा, मैंने एक ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, आप इनको भी 1 बाय 1 जाके स्टडी करेंगे, यूज करेंगे कि इसका क्या पर्पज है, इसका क्या पर्पज है। आगे मैंने पर्पज भी लिखा हुआ है कि इसका पर्पज है कि हॉरिजेंटल टैब, ये वर्टिकल टैब के लिए होता है, ये सिंगल कोटेशन मार्क्स लगाने के लिए ये बैक सीक्वेंस यूज होता है, एस्केप सीक्वेंस। तो आपने इनको जाके प्रैक्टिकली इनकी इम्प्लीमेंटेशन खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी है, एक मैंने करवाया हुआ है, बाकी आप खुद करेंगे। उसके बाद है डेटा टाइप्स के हवाले से अगर कुछ बात करें, उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें प्रीवियस काम की तरफ आता हूँ कि लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें पढ़ी थी। हमने कोई एक प्रोग्राम बनाना सीखा था, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ वो चीज़ें, अगर किसी ने काम नहीं भी किया ताकि उसके माइंड में आ जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो लास्ट टाइम हमने ऑलमोस्ट कर चुके हैं। यानी हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास है, हम ये वो एक किसी भी प्रोग्रामिंग, अगर हम C++ के अंदर जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये एक बेसिक सिंटैक्स है जो हमें फॉलो करना ही होता है। हम उसके अंदर लिखते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये एक हमने प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं हमारे जो जो इसको इंक्लूड कर रही हैं इस हेडर फाइल को, आयोस्ट्रीम को। ये इसी तरह बहुत सारी हेडर फाइल्स हो सकती हैं आयोस्ट्रीम के साथ, और भी कोनियो डॉट एच हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मैथ डॉट एच हो सकती है। जिस तरह का हम काम करना है उस तरह की लाइब्रेरीज को हमें अपने प्रोग्राम के अंदर जो है इंक्लूड करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम सिंपली इनपुट और आउटपुट करवा रहे हैं तो उसके लिए एक लाइब्रेरी जो बनी हुई है एक हेडर फाइल आयोस्ट्रीम की, हमने उसको इंक्लूड किया है। अब जिस तरह हमने लास्ट टाइम ये काम करके देखा था कि जी सी
कंसोल आउटपुट के लिए यूज़ होती है, यानी वो चीज़ जो हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती है। तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर लगाते थे और इन ऑपरेटर्स के अंदर हम कोई भी अगर मैसेज लिखते थे तो हमें वो मैसेज जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता था। इतना काम हमने करके देखा था। अब आज इससे थोड़ा सा आगे चीज़ें हम लेके चलते हैं। इस चीज़ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आप सबको पता है कि अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, हमें ये चीज़ें डिस्प्ले होंगी। ये देखिए हमें क्या हुआ, उसकी आउटपुट जो है वो भी नज़र आ चुकी है इस वक्त। ये देखिए आई लव पाकिस्तान उसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। हमने वो स्क्रीन जो है मैंने शेयर कर दिया, आपको नज़र आ गया। तो बेसिकली ये क्या है, हमने एक जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले लेके आने के लिए हमने ये चीज़ लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। अब इनसे आगे की चीज़ों की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आपको कमेंट्स भी पढ़ा दिए थे, आपको जो है न्यू लाइन और वो चीज़ें भी बता दी थी। आज हम बात कर रहे हैं डाटा टाइप्स की। अब देखें, डाटा टाइप हमने पढ़ी कि इंटीजर एक डाटा टाइप है, कैरेक्टर एक डाटा टाइप है, बूलियन है, फ्लोट है, डबल है, ये सारे डाटा टाइप्स हैं। अब प्रोग्राम के अंदर हमेशा हमारा जो प्रोग्राम है जब भी कंपाइल करता है हमारा कंपाइलर, वो यहाँ से स्टार्ट करता है मेन, जो हमारा इंट मेन यानी मेन फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने जो है वेरिएबल्स, दो आपने पढ़ी होंगी ये सारी चीज़ें, आपको पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो हम पहले इसके अंदर अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते होते हैं। अब सपोज करें हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसके अंदर हमें कोई इंटीजर वैल्यू इस्तेमाल करनी है, हमें कोई फ्लोटिंग वैल्यू यूज़ करनी है, हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू यूज़ करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस टाइप का। किसी भी प्रोग्राम के अंदर हमें काम क्या करना है, जो हमारी रिक्वायर्ड होती है चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग हमें एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। एक या एक से ज़्यादा हमें उसके रिलेटेड वेरिएबल डिक्लेयर करना होते हैं। अब बेसिकली वेरिएबल हम बनाते क्यों हैं, इसकी बैकएंड पे क्या लॉजिक होती है कि हमें हमारे पास कंप्यूटर की सपोज ये एरिया जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी है। अब जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की जो हमारी मेमोरी है उसके अंदर एक छोटा सा एरिया वो उसके टाइप के अकॉर्डिंग उसको अलॉट हो जाता है। उसके अंदर फिर कोई ना कोई वैल्यू जाके स्टोर कर देते हैं। जैसे देखें यहाँ पे अगर अब वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है सी प्लस प्लस के अंदर, वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिनको पहले नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग की तरफ आए हैं, कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना होता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम जिस टाइप का वेरिएबल बनाना है उसके टाइप देते हैं। सपोज हमें वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू यूज करनी है 10। अब 10 कौन सी वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है। तो सबसे पहले हम उसके लिए डाटा टाइप लिखेंगे इंट। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, क्योंकि इंट डिफाइन है इस प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हमें इंट ही लिखना है, हम पूरा इंटीजर नहीं लिख सकते। जी वेट करें, अभी जो रेज कर रहे हैं मैं आता हूँ वन बाय वन। आप इंट हमने क्या लिखा, इंटीजर के लिए हमने इंट लिखा, यानी डाटा टाइप देते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि उस वेरिएबल का कोई नाम देना होता है। सपोज वो नेम मैंने दे दिया एन, आप ए दे सकते हैं, आप बी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद लगा देते हैं सेमी कॉलन। गौर से सुने, ये अभी मैंने क्या काम किया है, मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल एन डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, इसी तरह मैं कोई फ्लोट का डिक्लेयर करता हूँ, मुझे कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू यूज करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, मैंने लिखा फ्लोट और उसको कोई मैं एफ दे देता हूँ नेम। इसी तरह मुझे करेक्टर चाहिए तो करेक्टर डाटा टाइप यूज करूंगा और उसको कोई मैंने नेम दे देता हूँ सी एच। ठीक है, मैं उसको नेम दे देता हूँ, करेक्टर वेरिएबल नेम दे दिया नेम। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल एन डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल एफ डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है। एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है। तो ये क्या किया हमने,
वेरिएबल डिक्लेरेशन की है जी। अब एक और चीज़ भी होती है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है और हम उसको वैल्यू भी देते हैं, वैल्यू असाइन भी करना होती है। अब वैल्यू मतलब है कि जो हमने वेरिएबल n डिक्लेयर किया है, इसके अंदर n की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो हमें इसके अंदर क्या वैल्यू देनी है, n के अंदर वैल्यू 1 देनी है, 2 देनी है, 3 देनी है, वो डिपेंड करती है। अब वो डिपेंड इस तरह भी करती है कि हम या तो इसको कोई एक वैल्यू स्पेसिफिक यहाँ से असाइन कर दें कि इंट n के अंदर हम वैल्यू 5 दे रहे हैं। एक हमारे पास मैकेनिज्म ये हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि हम रन टाइम के ऊपर यूजर से वैल्यू मांगे, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो और यूजर से कहे कि प्लीज एंटर वैल्यू फॉर n, कि भाई n को आप क्या वैल्यू देना चाहते हो, और यूजर जो है उसको अपनी मर्जी से कोई एक वैल्यू दे दे, वो 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे। अब हम देखें, हमने एक वेरिएबल n लिया हुआ है, तो अगर हम कहते हैं मैसेज प्रिंट करवाते हैं सी आउट, अब क्या होगा इससे कि हमारे प्रोग्राम जब मेन से यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट होगा, पहले कंपाइलर इसको डिक्लेयर कर देगा मेमोरी के अंदर, इसको भी डिक्लेयर कर देगा, इस फ्लोट की जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है मेमोरी के अंदर, इस वेरिएबल f को उतनी स्पेस मिल जाएगी। इस तरह इस वेरिएबल नेम को भी मेमोरी के अंदर स्पेस मिल जाएगी। कैरेक्टर की कितनी स्पेस होती है ये आपको पता होना चाहिए, फ्लोट की कितनी होती है, इसी तरह इंटीजर की कितनी होती है, वो स्पेस मिल जाएगी इन वेरिएबल्स को उनकी डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद अब स्क्रीन पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा, ये देखिए हमने किया एग्जीक्यूट, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर n आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा यूजर है वो खुद वहां से वैल्यू n की दे कुछ भी। अब सी आउट क्या होता है, ये होता है डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर, और अगर जब हमने कीबोर्ड से इनपुट लेना होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी इन। और सी इन के साथ हमेशा ये वाला ऑपरेटर यूज होता है, सी आउट के साथ ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए। अभी मैं किसी से पूछूंगा इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ। अब देखें हमने लिखा सी आउट में कि प्लीज एंटर वैल्यू फॉर n। अब वहां पे ये मैसेज डिस्प्ले हुआ यूजर को। अब यूजर की मर्जी है, वो n की कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो अब हम यूजर से इंटीजर वैल्यू एक ले रहे हैं। इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हमने ये वाला वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम बताएंगे कि भाई आप वो वैल्यू n के अंदर भेज दो। अब सपोज यूजर वहां पे 5 एंटर करता है, तो 5 को स्टोर करवाने के लिए जो हमने वेरिएबल बनाया है वो ये है n। तो n के अंदर वैल्यू क्या आके मेमोरी में सेव हो जाएगी, वो 5 होगी। ये बात दोबारा से बताता हूँ, गौर से सुने, जिनको आइडिया नहीं है शायद वो कंफ्यूज हो रहे हो। हमें जब भी यूजर से वैल्यू लेना होती है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए होता है। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है, एक भाई कोई आप समझ लें कि एक बर्तन है जिसके अंदर हमने एक चीज रखनी है। अब यूजर 5 वैल्यू सेंड भेज तो रहा है, वो कहाँ भेजे, किस चीज के अंदर आप वो वैल्यू स्टोर करवाएंगे। मेमोरी तो बहुत बड़ी है, मेमोरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज भी वैल्यूज मौजूद हैं बहुत, तो हमें हर वैल्यू के लिए एक अलग जो है वेरिएबल चाहिए। मुझे कोई फ्लोट वैल्यू चाहिए लेनी है यूजर से, तो उसके लिए फ्लोटिंग टाइप का मुझे एक वेरिएबल चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने यूजर से कहा था कि भाई आप वैल्यू n की जो है ना कोई वैल्यू मुझे दे दो। ये देखिए मैंने मैसेज दिया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, आपको ये तो पता है कि डबल ऑपरेशन के अंदर जो हम मैसेज पास करेंगे वहां नजर आएगा। अब यूजर ने वो वैल्यू भेजनी है, हमारे कंप्यूटर की जो टेम्परेरी मेमोरी है उसके अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। तो वो कैसे आएगी, हमें उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, इसीलिए हमने ऊपर वो वेरिएबल पहले बनाया है n, और उसकी हमने टाइप बताई है कि भाई ये इंटीजर टाइप का है। और जब भी कीबोर्ड से यूजर वैल्यू एंटर करे और हम उसको रिसीव करें मेमोरी के अंदर, तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो ये होता है सी इन, ठीक है। अब किस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाए, वो हमने उसके लिए पहले वेरिएबल बनाया था ऊपर, वो वेरिएबल हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब हम इसको चेक करके देखते हैं, यूजर से वैल्यू लेते हैं, देखें दोबारा मैसेज
डिस्प्ले हुआ कि प्लीज एंटर वैल्यू फॉर n, यूजर ने 5 प्रेस किया, एंटर कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस वक्त जो 5 मेमोरी है हमारी, जो मेमोरी है उसके अंदर वैल्यू 5 जो है वो आ चुकी है, यानी इस 5n के अंदर इस वक्त 5 जो है वो स्टोर हो चुका है। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करते हैं ये देखिए। अब क्या करेंगे, हम n की वैल्यू को डिस्प्ले करवा के देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई n के अंदर क्या पड़ा है इस वक्त। हमने लिखा सी आउट, आपको पता होना चाहिए कि सी इन कीबोर्ड से वैल्यू लेता है और सी आउट हमेशा वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता है। अब यहाँ सी इन यूज हुआ था तो इट मीन्स कि एन के अंदर वैल्यू यूजर ने दे दी और वो हमने सेव करवा दी एन के अंदर। अब वही वैल्यू जो एन के अंदर सेव हुई है अब उसको डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं। हम कोई मैसेज भी साथ दे सकते हैं या डायरेक्टली भी एन भी लिख सकते हैं। चलिए पहले मैं डायरेक्टली एन लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है सी आउट एन, यहाँ पे जो यूजर ने वैल्यू दी थी एन के अंदर वो सेव हो चुकी है और यहाँ पे क्या हुआ कि वो वैल्यू अब हमें नजर आएगी। दोबारा मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या एन की वैल्यू मांगी हमने यूजर से, यूजर ने दे दी 5 या चले 6 दे देते हैं। और ये देखिए उसके बाद जैसे ही एंटर किया है तो वो वैल्यू 6 यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गई है। ठीक है जी, इसको गौर से देखें कि यहाँ पे हमने पहले यूजर से कहा कि भाई आप एन की कोई वैल्यू दे दे, उसके अंदर सेव करवा दें। यूजर ने सी इन करके वैल्यू 6 दे दी, फिर हमने सी आउट करवाया, डिस्प्ले करवाया तो वैल्यू हमें नजर भी आ गई। हम यहाँ पे साथ मैसेज भी दे देते हैं ताकि हमें और क्लियर समझ आ जाए कि वैल्यू ऑफ एन इज, यानी जो वैल्यू उसने दी है वो क्या है। अब वो किसके अंदर है, एन के अंदर सेव है, तो हमें यहाँ दोबारा एक बार ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ये काम तो हमने किया सिर्फ वो वैल्यू एन की ये मैसेज दिखाने के लिए, और ये वही काम कि एन के अंदर क्या स्टोर पड़ा है उसको डिस्प्ले करने के लिए। एंटर ऑफ वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू एंटर की एन की, तो ये देखिए वैल्यू ऑफ एन इज 33 कि भाई आपने एन के अंदर 33 सेव किया था। जी अहमद अली 009 ऑन करें अपना माइक, जल्दी बताएं। हाँ जी क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम।